हेलो दोस्तों, आप कभी न कभी किसी विलेज तो गए ही होंगे जिसका सुकून यकीनन आपको भा गया होगा। ये कहानी भी एक ऐसी ही थीम पर बेस्ड है जिसमें शहर की एक मासूम लड़की शहरी लोगों के चोंचलों से तंग आकर एक मैजिकल विलेज चली गई थी। उसका ये नया सफर एडवेंचर, कॉमेडी और रोमांस से भरा हुआ था। तो चलो बिना देरी किए हम मिस जिया की ये एडवेंचर रोमांटिक स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेस मीटिंग से जिसमें टूरिज्म डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए खूबसूरत गांव तायान का सिलेक्शन किया गया है, जिसके लैंड सर्वे के लिए भोली भाली मिस जिया का चुनाव किया गया। मिस जिया इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो अपने बॉस मिस्टर वोंग को मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अगली सुबह ही अपने सफर पर रवाना हो जाती है और एक लंबे सफर के बाद आखिरकार वो तायान पहुंच ही जाती है। और हम देखते हैं कि उसको रिसीव करने के लिए मिस्टर ली वहाँ पहले से ही खड़ा था, जो कि बीबी रेस्टोरेंट ऑफ तायान का मैनेजर है। मिस्टर ली अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मिस जिया को लेकर होटल की तरफ रवाना हो जाता है। मिस जिया क्योंकि एक शहरी लड़की है और इससे पहले वो कभी किसी गांव नहीं गई थी, इसलिए गांव के खूबसूरत नज़ारे देखकर वो काफी सुकून और खुशी महसूस कर रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ की ब्यूटीफुल सीनरीज को अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करती है। मिस जिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो लगातार मिस्टर ली से विलेज की तारीफें ही करती जा रही थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मिस्टर ली स्माइली फेस के साथ मिस जिया के पास आता है और उससे पूछता है कि वो दोपहर के खाने में क्या खाना पसंद करेंगी, जिसपे वो अपना फेवरेट स्वीट डिश बनाने को कहती है। यहाँ पे मिस्टर ली थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आपको भी स्वीट डिशेस खाना पसंद है, जिसके जवाब में मिस जिया कहती है हाँ मुझे स्वीट डिशेस बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मिस्टर ली रेस्टोरेंट का मैनेजर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको वहाँ के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इस होटल को चलाने वाला वो अकेला ही था। मिस जिया मजे से अपना फेवरेट स्वीट डिश एंजॉय कर रही थी कि उसके साथ वाली टेबल पे एक कपल आकर बैठ जाता है, जो एक दूसरे की बहुत केयर और रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे। मिस जिया उनको देखकर इमोशनल हो जाती है, बिकॉज उसको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आ गया था, जो कि पिछले 6 मंथ से लापता है। और तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसने काफी अजीब कपड़े पहने हुए थे, और इससे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो इंडोर भी अम्ब्रेला लेकर फिर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी क्यूट एंड हैंडसम भी था। मिस जिया उसको बहुत हैरानी से देख रही थी। मिस्टर ली भी उसको देखते हुए बताता है कि यह हमारे रूम नंबर 7 के गेस्ट मिस्टर फान है, जो कि एक ऑथर भी है। कभी कभी ये अपने नॉवल में जरूरत से ज्यादा ही डूब जाता है। मिस्टर फान मिस जिया के पास से गुजरता है और जूस का गिलास लेकर वापस अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। तभी उसकी नजर मिस जिया के स्वीट डिश पर पड़ती है और रुक के कहता है कि क्या तुम जानती हो कि इसमें कितना ज्यादा शुगर है। फिर बहुत ही मुश्किल अल्फाज में शुगर के नुकसानात गिनवाने लग गया था, जिसपे मिस जिया कहती है क्या मतलब है आपकी इन सब बातों का। वो कहता है कि इन शॉर्ट ये तुम्हें जल्दी बूढ़ा, बदसूरत और मौत के करीब ले जाएगा। मिस जिया ये सब बातें सुनकर बहुत डर गई थी, जिसपे पीछे से मिस्टर ली आवाज देते हुए कहता है कि उसको डराना बंद करो, कोई बात नहीं है अगर वो कभी कभी स्वीट डिश खाती है तो। तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगा। जिसपे मिस्टर फान एग्स विद टोमेटो विदाउट शुगर कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जिया जिस काम के लिए वहाँ आई होती है उस पर फोकस करते हुए गांव का विजिट करती है, और खुद को लकी महसूस कर रही थी कि उसको इतनी खूबसूरत जगह जाने का मौका मिला। साथ ही साथ वो इस नेचुरल ब्यूटी की स्नैप्स बनाती है ताकि वो एक सर्वे रिपोर्ट बना सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस जिया पहाड़ों में खो चुकी थी, और इससे ज्यादा डरने वाली बात तो ये थी कि सूरज भी डूब चुका था। मिस जिया बहुत डरने लग गई थी और अचानक से उसको लगता है कि उसके आसपास कोई है। वो चीखते हुए कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। ये सब कहते हुए उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो सही से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अम्ब्रेला भी उठाया हुआ था। मिस जिया ऊंची आवाज में पूछती है क्या आप रूम नंबर 7 के गेस्ट ही हो ना। वो अम्ब्रेला नीचे करते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। मिस जिया तेजी से उसके पीछे जाती है और कहती है प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। जी दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फान ही था। सडनली उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर फान रुकते हुए अम्ब्रेला बंद करता है और उसको कहता है कि अम्ब्रेला एक साइड से पकड़ लो और तेजी से मेरे पीछे आओ, अगर हम तुम्हारी स्पीड से चलते रहे तो यकीनन मेरा डिनर मिस हो जाएगा। अब मिस जिया फान को थैंक्स करती है, जिसके जवाब में मिस्टर फान मजाहिया अंदाज में कहता है इसकी जरूरत नहीं, क्या थैंक्स तुम्हें खाना दे सकता है। मिस जिया स्माइल करती है और दोनों होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और मिस जिया तायान विलेज की सर्वे रिपोर्ट अपने बॉस मिस्टर वांग को दे रही थी। तभी उसको रूम के बाहर से कुछ लड़ने की आवाजें आती है। मिस जिया जल्दी से डोर ओपन करती है और देखती है कि ये वही कपल है जो आपस में लड़ रहे थे, जिनको वो पहले भी रेस्टोरेंट में देख चुकी थी। वो लड़की लड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत से बात करने की। इस कपल को लड़ते हुए देखकर मिस जिया फिर से उदास हो जाती है,
जिसपे वो लड़का बेचारा अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था। ये सब थोड़ी सी दूरी से ही मिस जिया सुन रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर ली को रूम की सफाई करते हुए हाथ पर चोट लग गई थी और उन्हें चोट लगते हुए मिस जिया देख लेती है। वो मिस्टर ली से जाकर पूछती है, क्या आप ठीक है? आपकी चोट बहुत गहरी लग रही है। मिस्टर ली कहता है कि हाँ, शायद मुझे क्लिनिक जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक रूम नंबर 7 की सफाई आज करनी बहुत जरूरी है। ये सुनकर मिस जिया कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और रूम नंबर 7 की सफाई भी कर लूंगी। मिस्टर ली मना करता है और कहता है कि मैं आपसे ये सब काम नहीं करवा सकता हूँ, आप मेरी गेस्ट हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जिया मिस ली को तसल्ली देते हुए कहती है, आप बदले में मेरे लिए मेरी फेवरेट स्वीट डिश बना देना। और वैसे भी कल रात होटल पहुँचने में मिस्टर फान ने मेरी बहुत मदद की थी, इसी बहाने मैं उसका शुक्रिया भी अदा कर लूंगी। जैसे तैसे करके मिस्टर ली मान ही गया है। वो मिस जिया को कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं और क्लिनिक चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया रूम नंबर 7 की सफाई करने के लिए जाती है। वो डोर पे नॉक करती है लेकिन उसको अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो रूम में इधर उधर देखती है और मिस्टर फान को आवाज लगाती है, लेकिन मिस्टर फान कहीं नजर नहीं आ रहा था। एकदम से वो देखती है कि नीचे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मिस जिया बहुत डर जाती है और खून को फॉलो करते हुए जल्दी से मिस्टर फान को ढूंढने लग जाती है। मिस्टर फान खून से लदा हुआ फर्श पे पड़ा हुआ था। उसको देखते ही मिस जिया एक जोर से चीख मारती है। वो बहुत सहम गई थी, लेकिन फिर भी होश से काम लेते हुए मिस्टर फान की नब्ज चेक कर रही थी और जल्दी से फोन निकाल कर वो किसी को कॉल कर ही रही थी कि मिस्टर फान आंखें खोलकर उसको घूर घूर कर देख रहा था। एक बार फिर से मिस जिया चीखती है और इस बार तो वो बहुत ही डर जाती है। डर की वजह से उसकी लेग्स श्रिंक करते हुए नजर आ रहे थे। मिस्टर फान खड़ा हो गया था और वो अपनी डायरी लेकर लिख रहा था। विटनेस चीख रही थी, उसके लेग्स बहुत वीक नजर आ रहे थे और वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। तो दोस्तों, हम एक बार फिर मिस्टर फान को अपने नॉवल में डूबे हुए देखते हैं। वो गिलास से रेड कलर का जूस पीते हुए कहता है, क्लिनिक की अपॉइंटमेंट तो 9 बजे थी, तुम 4 मिनट पहले ही आ गई हो। जिया गुस्से में कहती है, तुम मरीज हो क्या? इस पे वो जवाब देता है, क्या नहीं तो मेरी रिपोर्ट्स कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिया अभी भी बहुत गुस्से में है और वो कहती है कि तुमने सफाई के लिए ये शेड्यूल बनाया था ताकि तुम अपना ये घटिया सा प्रैंक कर सको। मिस्टर फान सॉरी करते हुए उसको रेड कलर का जूस ऑफर करता है और कहता है कि इसको मैंने टोमेटो से बनाया था और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा शुगर भी ऐड किया है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मिस जिया का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो अभी भी उसको गुस्से से घूर रही थी और वहाँ से चली जाती है। रूम से बाहर आती ही मिस जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसको कह रही थी, जिस लैंड के सर्वे के लिए तुम गई हो उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। अब तुम्हारा वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें आज ही वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर तो मिस जिया को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके बॉस मिस्टर वांग ने इस सर्वे के बाद उससे प्रमोशन का वादा किया था। वो तेजी से अपनी रूम की तरफ भागती है और सामने ही उसकी टक्कर मिस्टर ली से हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना? जवाब में वो कहती है कि एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। मिस्टर ली कहता है, लेकिन ये जगह तो एयरपोर्ट से बहुत दूर है और तुम लास्ट फ्लाइट भी मिस कर चुकी हो। मैं तुम्हारे लिए टिकट तो बुक कर दूंगा, लेकिन तुम कल सुबह ही यहाँ से जा सकोगी, इसलिए कल के मसले कल पे छोड़ दो, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आज एक स्पेशल खाना बनाने वाला हूँ, चलो मेरे साथ, तुम भी इंजॉय करोगी। मिस जिया पूछती है, स्पेशल खाना? लेकिन क्यों, किस खुशी में? मिस्टर ली बताता है कि वो कपल जो कुछ दिनों से हमारे पास स्टे कर रहा था, आज उनकी एंगेजमेंट पार्टी है और उन्होंने यहाँ के सब लोगों को इन्वाइट किया है, इसलिए आपको भी एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो गई थी। मिस्टर फान भी अपनी उसी हुलिये में आ गया था और खुशी से चीखते हुए मिस्टर ली को बताता है कि उसने अपना नॉवल फिनिश कर लिया है। फिर वो मिस जिया को शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि ये नॉवल मैं तुम्हारी वजह से ही पूरा कर सका, अब मैं कल ही यहाँ से वापस जा सकूंगा। उस कपल को देखकर हमेशा की तरह एक बार फिर से मिस जिया इमोशनल होकर अपनी पुरानी यादें सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो टेबल से उठकर किचन चली जाती है। मिस जिया इमोशनली बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, जिसकी वजह से किचन में पड़ा केक वो खराब कर देती है। वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि ये केक एंगेजमेंट पार्टी का था। मिस्टर फान भी किचन के एक कोने में खड़ा उसको देख रहा होता है। इसके साथ ही वो लड़की जिसकी आज एंगेजमेंट थी किचन में रोइन केक देखकर चीखने लग जाती है। मिस्टर ली भी पहुंचकर सिचुएशन को कवर करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सिचुएशन को कवर नहीं कर पा रहा था और वो लड़की लगातार ही मिस जिया को बातें सुना रही थी कि मिस्टर फान केक उठाकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मैंने ही केक को खराब किया था, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है।
मैं इसके एक्सपेंसेस आज ही भर दूंगा। मिस जिया रोते हुए वहाँ से भाग गई थी। मिस्टर ली फान को इशारा करते हुए उसके पीछे जाने का कहता है, जिसपे फान कहता है कि मैं ही क्यों। मिस्टर ली कहता है तो ठीक है, तुम किचन की सफाई कर लो, मैं ही उसके पीछे चला जाता हूँ। फिर बगैर कुछ कहे फान मिस लिया के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया एक शॉप पर पहुंच जाती है जहाँ पे वो अपने लिए नूडल्स खरीदती है और बहुत सारे टिश्यू रोल्स खरीद लेती है। हम देखते हैं कि मिस्टर फान भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ गया है और वो भी अपने लिए नूडल्स खरीद के उसके पास बैठ जाता है। मिस जिया ठंड की वजह से कांप रही थी। फान उसको देखते हुए अपना ओवरकोट सेट करता है, जिसपे मिस जिया को लगता है कि शायद वो अपना ओवरकोट उतार कर उसको पहनाने वाला है, मगर फान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उठ के मिस जिया की बॉडी पर बहुत सारे टिश्यूज लपेट देता है, जिससे मिस जिया तो बहुत ही फनी लग रही थी। हमें एक बस दिखाई देती है जिसमें मिस जिया बैठी शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बस के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो बस को रोकना चाहती थी। उसको देखते ही बस ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, जिससे सब पैसेंजर को एक जोर का झटका लगता है। बस रुकते ही वो छोटी बच्ची तेजी से बस में चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि सभी पैसेंजर उसे डांट रहे थे कि तुम्हें ऐसी डेंजरस हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो बच्ची सबको सॉरी करते हुए जिया के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके साथ बैठते ही वो बच्ची कहती है, हाय मेरा नाम जीनो है, आपका क्या नाम है? जिसपे जिया भी अपना नाम बताती है। अब बातों ही बातों में जीनो को पता चल ही गया था कि जिया एक शहरी लड़की है। ये जान के जीनो बेहद खुश हो गई है और वो एक्साइटमेंट में शहर के इन्वायरमेंट के बारे में पूछती है कि एक बार फिर हम देखते हैं कि बस के सामने एक एजेड मैन आकर खड़ा हो गया था, जिसने बस को रोक दिया था। बस रुकते ही वो तेजी से बस में चढ़ जाता है और बस के अंदर जाके इधर उधर देख रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उस आदमी को देखते ही जीनो मिस जिया के पीछे छुप जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी उसको देख ही लेता है। जैसे ही जीनो को देखता है उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मिस जिया उसको रोकते हुए कहती है कि तुम इसको ऐसे साथ नहीं लेकर जा सकते, जिसपे वो आदमी कहता है कि मैं इसका गार्डियन हूँ और ये अभी अंडर 18 है जो कि घर से भागकर शहर जाना चाहती है और मैं इसको अकेले जाने नहीं दे सकता। ये कहते ही वो जीनो को अपने साथ ले जाता है। मिस जिया फिर से एक लंबा सफर तय करने के बाद सिटी पहुँच गई थी। वो अभी ट्रेन में ही थी कि उसको अपने ऑफिस कुलीग का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर दी गई है और तुम्हारी जगह किसी दूसरे एम्प्लॉय की प्रमोशन करके टीम लीडर बना दिया गया। अपनी कुलीग के ये मैसेजेस देखने के बाद मिस जिया बहुत डिसहर्ट हो गई थी। उसके मैसेजेस का कोई जवाब ना देते हुए वो ठंडी आहें भरने लगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया अपने अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर पहले से ही कोई शख्स मौजूद है। जिया चौंक के उसको कहती है, शीनो तुम? फिर उसके आंखों से आंसू आने लग गए थे और बिना कुछ कहे वो अपने रूम में भागकर अंदर से लॉक कर देती है। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि शीनो और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसका पिछले 6 महीनों से कोई अता पता नहीं था। शीनो डोर नॉक करते हुए मिस जिया को दरवाजा खोलने का कहता है, जिसपे वो रोते हुए कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए हो? तुम तो मेरे लिए कल विदाई नोट रख के चले गए थे। शीनो डोर के पास खड़ा कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और ज्यादा अजियत नहीं दूंगा और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा बस यहाँ कुछ सामान रह गया था जिसको लेने के लिए मैं वापस आया हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली और फान पर आता है, जो दोनों साथ बैठे बियर पी रहे थे। मिस्टर ली फान से बियर की बोतल लेते हुए कहते हैं, तुम्हें ज्यादा नहीं पीना चाहिए वरना तुम्हें चढ़ जाएगी। जिसपे फान कहता है कि मैं पहले ही कितनी सारी पी चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, तुम प्लीज कोई नॉर्मल बात करो। मिस्टर ली स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे। इस पर वो भी उदास होकर जवाब देता है, मैं भी तुम्हें और इस जगह को बहुत याद करूंगा। यहाँ मुझे कोई चीज ट्रैप नहीं करती है, इसलिए मैं आसानी से ही अपना नॉवल फिनिश कर सका। फिर वो मिस्टर ली से पूछता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुमने इस गाँव में खुद को क्यों फंसा कर रखा है? तुम भी मेरे साथ शहर क्यों नहीं चले जाते? और बीबी रेस्टोरेंट से भी तुम्हें कुछ खास फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम यहाँ किसी पर्पस के लिए रह रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे लिए कोई लव स्टोरी क्यों नहीं लिख लेते? मिस्टर ली कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं जानता था तुमने हिल के बैक साइड पे एक पौधा उगाया है जिसके पीछे जरूर कोई न कोई छुपी कहानी है। मिस्टर ली के फेस पे फिर से स्माइल आती है और वो कहता है, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन तुम मेरी छोड़ो और अपनी लव स्टोरी पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारे नॉवेल्स रीड किए थे, तुम एक बहुत ही टैलेंटेड ऑथर हो, बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स को समझने की जरूरत है। फान कोई इंटरेस्ट ना शो करते हुए कहता है, उफ क्या बोली जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है कि मुझे लव शब्द की बातें समझ में नहीं आती है, और वहाँ से उठकर चल दिया। मिस्टर ली पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं हो। फिर सीन मिस जिया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर आता है, जो अपना सामान गाड़ी में रखवा रहा था और मिस जिया को हक करते हुए कहता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सुन के तो मिस जिया को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो शीनो के फेस पे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल तुम्हारे मुंह से थैंक्स सुनने के लिए नहीं रखा था। ये कहते ही वहाँ से चली जाती
है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जिया अपने डिपार्टमेंट आ गई थी। डिसहर्ट तो वो पहले से ही थी, लेकिन जिनो ने आकर उसको और उदास कर दिया है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे जॉब से रिजाइन करने का फैसला कर लेती है और अपना सामान समेट कर डिपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। रास्ते में चलते हुए वो अपने तकलीफ दे लम्हात को याद कर रही थी और फिर बेदहानी में उससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो अपने सामान के साथ नीचे बैठते हुए कहती है, आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। फिर वो अपना सामान समेटने लग गई। नेक्स्ट सीन में हम इस जिया को डिनर करते हुए देखते हैं और साथ ही साथ वो टीवी देख रही थी। टीवी का सीन जिया को जिनो की याद दिला देता है और वो फिर से अपने गुजरे हुए लम्हात को सोचने लगी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। फिर उसके डोर पे बेल रिंग करती है और वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सैनिका उसके जॉब रिजाइन का सुनकर उससे मिलने आई थी। उसको देखते ही मिस जिया जोर से हक करके रोने लग जाती है। सैनिका उसको दिलासा देते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सैनिका मिस जिया को अपने ही कार में बिठाकर न्यू जॉब इंटरव्यू के लिए लेकर जा रही थी और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए कंपनी में बात कर ली है, तुम बस अच्छे से अपना इंटरव्यू देना। इस जॉब के साथ तुम्हारा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा, फिर तुम बेटर फील करोगी। जिया धीमी आवाज में कहती है, क्या इन्वायरमेंट चेंज होने से सब ठीक हो जाएगा? जिसपे सैनिका ऑफ कोर्स बोलती है। अगले सीन में जिया बैठी अपनी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रही थी। वो अपने अराउंड देखती है और दिल ही दिल में सोचती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट है, वही कैबन्स, वही एग्जॉस्टेड एम्प्लॉयज। फिर असिस्टेंट मिस जिया को इंटरव्यू के लिए अंदर जाने का कहती है। इंटरव्यूअर मिस जिया से सवाल कर रहे थे, लेकिन वो कुछ लम्हों के लिए थम सी गई थी और सोचती है कि जहां मुझे पहले ही इतनी आसानी से रिप्लेस कर दिया गया, वहां फिर से रिप्लेस करना कोई मुश्किल तो नहीं, क्या मैं सारी लाइफ ऐसे ही गुजारूंगी? तब वो अचानक से तायान विलेज के हैप्पी और पीसफुल मोमेंट्स को रिव्यू करती है और बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, मैं समझ गई हूँ कि मेरा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो सकता है। वो हैप्पी फेस के साथ इंटरव्यूअर्स को सॉरी कहती है और वहाँ से भागते हुए चली गई थी। अब सीन शिफ्ट होकर मिस्टर फान पर आ जाता है, जो बस का वेट करते हुए अपने कंपनी मैनेजर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। फान कहता है कि मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, इसलिए तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगा। मैनेजर उसको फोर्स करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड ऑथर हो, तुम्हारे नॉवल सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तुम सिटी के शोर में अपने नॉवेल्स नहीं लिख सकोगे। उसकी बात ना सुनते हुए मिस्टर फान कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फान के पास बस आकर रुकती है, जिसमें से मिस जिया अपना सामान लेकर उतरती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मिस जिया उसे पूछती है, क्या तुम इसी बस का इंतजार कर रहे थे? जिसपे वो कहता है, नहीं, मैं नेक्स्ट बस का वेट कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आ गई हो? इसमें पहले तो मिस जिया के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन बाद में वो कहती है कि मेरी वेकेशन है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने एंगेजमेंट पार्टी के सारे केक्स के पैसे भर दिए थे, मैं तुम्हें वो पैसे अभी ट्रांसफर करती हूँ। मिस्टर फान इट्स ओके बोलते हुए कहता है कि मैं बीबी रेस्टोरेंट वापस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मिस जिया हैरानी से पूछती है कि तुम तो वापस जाने के लिए नेक्स्ट बस का वेट कर रहे थे, जिसपे वो कहता है कि नेक्स्ट बस कल आएगी। फिर उसका एक बैग लेके आगे रवाना हो जाता है। मिस जिया उसके पीछे पीछे चलती है। वो दोनों जंगल के एक खराब रास्ते से जा रहे थे। मिस जिया अपने सामान के साथ बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही थी। फान को कहती है कि हम इस खराब रास्ते से क्यों जा रहे हैं, मिस्टर ली तो हमें लेने आने ही वाला था। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं खुशी से गाय की सवारी करके वहाँ आया था, कल रात की आंधी की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिसके खुलने में टाइम लगेगा। मिस जिया को मजबूरन उसके पीछे ही जाना पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में इनको एक नदी से गुजरना था, जिसको देख के मिस जिया कहती है कि इसमें तो सिर्फ बोट खड़ी है, बोटमैन कहाँ है? फान मजाहिया अंदाज में कहता है, क्या तुम्हें सच में नजर नहीं आ रहा? वो देखो, बोट के अंदर ही तो बैठा है और पूछता है, सर क्या आप हमें राइड देंगे प्लीज? जिया देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और फान को कहती है कि मुझे डराना बंद करो, लेकिन मिस्टर फान बाज नहीं आता और उसको और डराने लग जाता है कि अचानक से ही बोटमैन पीछे से आवाज देता है। जिया चीखते हुए भागकर फान के पीछे खड़ी हो जाती है। अब मिस्टर फान हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और पूछता है, तुम शहर की जिंदगी से तंग होकर यहाँ आई हो ना? मिस जिया बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती है, जिसपे वो कहता है, एनीवे वेलकम टू तायान विलेज अगेन। अब दोनों बोट में बैठ जाते हैं। मिस जिया इन हसीन नज़ारों को बहुत इंजॉय कर रही थी और बहुत ही पुरसुकून महसूस कर रही थी। तो यहाँ हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस जिया झील के पास बैठे खुद से बातें कर रही थी। वो कहती है कि ऑफिस से रिजाइन करके मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन ऑफिस से अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं की। क्या इतने टाइम से उनके दिलों में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी? वो खुद से बोलती है कि अगर मैं एक दिन मर गई तो मेरे फ्यूनरल पर कितने लोग होंगे। इसके साथ ही उसे पीछे से कोई लड़की आवाज देते हुए कहती है, सुनो मिस, मुझे अपने फ्यूनरल पर बुलाना मत भूलना, मैं जरूर अटेंड करूंगी। मिस जिया पीछे मुड़कर उसको देखती है और कहती है, तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग
रही हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो दोनों सोचने लगी कि हम कहाँ मिले थे। फिर दोनों एक साथ ही जवाब देती है, हाँ बस में। जिया हंस के कहती है, अच्छा तो तुम तायान विलेज की डॉल हो, तुम कब से यहाँ दरख्त पे लटक रही थी? जीनो जवाब देती है कि ये मेरी फेवरेट जगह है और अक्सर दोपहर के बाद मैं यहाँ आती रहती हूँ। मिस जिया फिर से पूछती है, देखने में तो तुम स्कूल की स्टूडेंट लगती हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं गई थी? जिसपे वो कहती है कि मैं स्कूल फिनिश कर चुकी हूँ, बल्कि मैंने कॉलेज का इंट्रेंस टेस्ट भी दे दिया है। अब ये मेरी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि मैं कॉलेज जाती हूँ या नहीं। इसके साथ ही वो मिस जिया से कहती है कि चलो मैं आपको अपना गांव विजिट करवाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सरसब्ज खूबसूरत खेतों में चल रही थी, जिसमें गाँव के छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ काम करते नजर आ रहे थे। जीनो दूर से ही सबको ग्रीटिंग्स करते हुए गुजर रही थी। मिस जिया हैरान होकर पूछती है, इतने छोटे बच्चे खेतों में कैसे काम कर रहे हैं? जिसपे जीनो बताती है कि यहाँ के बच्चे चलना सीखने की उम्र में सीडलिंग भी सीख लेते हैं और अपने बड़ों के साथ वो भी खेतों में काम करते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली पर आता है, जो कि एक पौधे की केयर करने के साथ साथ उससे बातें भी कर रहा था। वो कहता है कि काफी टाइम से ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। ओह मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, हमारी एक न्यू गेस्ट आई है, उसको भी मीठा ज्यादा पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। है ना अजीब बात? मिस्टर ली तो पौधे से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो किसी इंसान से बात कर रहा हो। इसके बाद सीन मिस जिया पर आता है। वो रूम में बैठे कुछ लिख रही थी। डोर पे नॉक होता है और वो देखती है कि मिस्टर ली उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर आया था। बुके देते हुए वो कहता है कि इन फ्लावर्स की खुशबू से आपका मूड और अच्छा हो जाएगा। जिया खुशी से फूल लेते हुए मिस्टर ली को थैंक यू बोलती है। यहाँ फान भी गुजरते हुए उनको देख लेता है और हंस के पीछे से आवाज देता है, मिस्टर ली मुझे तो तुमने कोई फूल नहीं दिए। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में मिस्टर ली फान के लिए भी फ्रेश फ्लावर की बुके ले आया था और उसको देते हुए कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फान बोला, स्टॉप इट ब्रो, आई एम नॉट इनटू मैन। मिस्टर ली फूल उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, मैं सभी गेस्ट को एक एक बुके गिफ्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही बताता है कि मैं कुछ सामान रिस्टॉक करवाने के लिए मिस्टर यान के पास जा रहा हूँ। जिया उछल के पूछती है, मिस्टर यान मतलब जीनो का ग्रैंडफादर? जिसपे वो यस बोलता है। मिस जिया भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए मिस्टर ली फान को भी जाने का कह रहा था, जिसपे फान नो थैंक्स कहता है। जिया उसको घूरते हुए आंखों के इशारे से साथ चलने का कहती है। आखिरकार मिस्टर फान भी मान ही गया। अब तीनों गाड़ी में बैठे मिस्टर यान के पास जा रहे थे। रास्ते में मिस्टर ली उनको मिस्टर यान के बिजनेस के बारे में बता रहा था कि उनका मेन बिजनेस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का है, लेकिन वो हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के दौरान फान का कार के मिरर से जिया के साथ आई कांटेक्ट होता है और वो दिल में कह रहा था, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। सीन शिफ्ट होकर मिस्टर यान पर आता है, जो कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वो वुड ब्लॉक की मदद से पेपर पे प्रिंट बनाकर जिया को दिखाता है, जो कि मिस जिया को काफी पसंद आता है। इसके बाद मिस जिया बस वाले इंसिडेंट पे मिस्टर यान से माफी मांगने लगी, जिस पे मिस्टर यान कहता है, तुमने रिएक्ट किया क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर उस दिन जीनो तुम्हारी जगह किसी और को मिली होती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। वो अपनी तारीफ सुन के काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इसके साथ ही उसकी नजर एक पेपर प्रिंट पे पड़ती है और वो पूछती है कि इतना मुश्किल प्रिंट किसने बनाया है। जीनो दूर से आवाज लगाते हुए कहती है कि ये शाहकार मेरा ही था। उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने वर्क स्टेशन पे ले गई थी, जहाँ फान भी बैठा वुड प्रिंट बना रहा था। जीनो बताती है कि मिस्टर फान को भी वुड प्रिंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो अक्सर यहाँ पर आता रहता है। इसके बाद जीनो मिस जिया को भी ट्राई करने का कह रही थी और इसके साथ साथ उसको गाइड भी कर रही थी। जिया को उसका आर्ट बहुत पसंद आता है और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। जीनो कहती है कि आप सबसे अलग, बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरे डांस की तरह। ओ हाँ, कल टैलेंट स्कूल में मेरी डांस परफॉर्मेंस है, आप दोनों जरूर आना। फान इन दोनों की तरफ देखे बगैर कहता है, नॉट इंटरेस्टेड। जिया फिर से उसको आंखों के इशारे से हाँ बोलने को कहती है। फान को इस बार भी मानना पड़ा। जीनो खुश होकर कहती है, मैं वाटरमेलन काट करके लाती हूँ, तुम अच्छे से प्रिंट बनाना, मैं वापस आकर देखूंगी। मिस जिया कोशिश करती है मगर ये उसको बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठ के जाने लगी थी। मिस्टर फान उसको रोक कर कहता है, तुमने अभी ये कंप्लीट नहीं किया है, वहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये प्रिंट पेपर पे निकालना सिखाता हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़ के मिस जिया को सिखाने लगा। पेपर पे प्रिंट निकालने के बाद जब वो उसको देखता है, क्या ये पिग है? बटरफ्लाई को चेस करने वाला तो डॉग नहीं होना चाहिए था। साथ ही उस पे हंसने लगा। जीनो के आते ही जिया प्रिंट को छुपा लेती है और कहती है कि मुझसे वुड ब्लॉक टूट गया था, इसलिए मैं प्रिंट नहीं बना सकी। जिसपे जीनो कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपको नया दे देती हूँ। जिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और वो खुद से कहती है, उफ ये कितना एम्बैरेसिंग है। फान उसके पीछे खड़ा बोलता है, अगर इंसान अपने फखर को खत्म करने के काबिल होता तो वो बहुत पहले ही दुनिया फतह कर चुका होता। यहाँ फिर से सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली और फान पर आता है, जो कि कार में बैठे वापस जा रहे थे। फान मिरर में देखकर चौंक जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए
कह रहा था वो कहाँ है। मिस्टर ली नॉर्मल लहजे में कहता है तुम्हारा मतलब मिस जिया, उसको जिन्होंने डिनर के लिए रोक लिया था। अब फान मिस जिया का बनाया हुआ प्रिंट निकाल कर देखता है और मिस्टर ली के पूछने पर बताता है कि हाँ ये प्रिंट मैंने बनाया था। फिर दोनों ही हंसने लगे। दूसरी तरफ हम मिस जिया को डिलीशियस डिनर करते हुए देखते हैं, जिसके साथ साथ वो बियर भी पी रही थी। ज्यादा बियर पीने की वजह से उसको बहुत नशा चढ़ गया था और नशे की हालत में वो उल्टा सीधा बोलती है। जिनो किसी तरह करके मिस जिया को रेस्टोरेंट ले ही आती है। मिस्टर ली उसको सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, जिसपे वो कहती है स्टॉप मिस्टर ली, मैं एक ब्रेव लड़की हूँ और खुद को संभाल सकती हूँ। इसके साथ ही वो गिरते संभलते अपने रूम की तरफ रवाना हो गई थी। सीन मिस्टर फान और उसके मैनेजर पे आता है। उसका मैनेजर उसको मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम जैसे ही ये लव स्टोरी कंप्लीट कर लोगे मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा लूंगा। जिसपे फान गुस्से में कहता है तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं यहाँ से कब जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जिया नशे की हालत में गलती से फान का डोर नॉक करती है। फान जल्दी से जाके डोर ओपन करता है। जिया उसको देखती है और कहती है शीनो तुम फिर से यहाँ आ गए हो। ये सब फान का मैनेजर भी देख रहा था। वो जल्दी से जाके अपना लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो अपने दोनों हाथों से उसकी चीक्स पकड़ते हुए कहती है तुमने मुझे इतनी अजियत क्यों दी। उसके चीक्स दबाते हुए कहती है तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारा बेबी हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी हूँ, अब क्या हो गया है। फान जान छुड़ाने के लिए कहता है मेरे चीक्स छोड़ दो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। अब फान मजबूरन कहता है ओके फाइन, तुम अभी भी मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। जिसपे जिया उसके चीक्स छोड़कर अनकॉन्शियस हो गई थी और उसके चेस्ट पे सर रख लिया था। फान को ही उठाकर उसको रूम में लेकर जाना पड़ा। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस जिया अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसको होश आता है और वो सोचती है कि मैं इन कपड़ों में कैसे सो गई थी और मुझे यहाँ लेकर कौन आया था। इसके साथ ही डोर पे नॉक होता है। मिस जिया डोर ओपन करती है और देखते हैं कि सामने ही मिस्टर फान खड़ा है, जो उसको कहता है कि जल्दी करो मैं गेट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिया कहती है वेट अ मिनट, हम कहीं जा रहे हैं क्या। जिसपे फान कहता है स्कूल परफॉर्मेंस। लेकिन जिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मिस्टर फान कहता है अगर नहीं सह सकती हो तो मत इतना पिया करो और वहाँ से चला जाता है। अब मिस जिया को जिनो की डांस परफॉर्मेंस याद आ गई थी और वो कहती है मेरे लिए वेट करो मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों स्कूल हॉल पहुँच चुके थे। मिस जिया फान से पूछती है कि तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है। वो अपना मास्क नीचे करके अपने चीक दिखाता है जो कि काफी रेडिश हो चुके थे। जिया कल रात का रिव्यू करती है और शर्मिंदा होकर उसका मास्क ऊपर कर देती है। जिसके साथ साथ वो कहती है कि तुम मास्क में बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर हम जिनो की परफॉर्मेंस देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और सब लोग उस पर हंस रहे थे। लेकिन जिया खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करती है, जिसके साथ मिस्टर फान भी खड़ा हो गया था। इन दोनों की वजह से जिनो को काफी हौसला मिलता है। परफॉर्मेंस के बाद जिनो जिया के पास आकर कहती है कि मेरा डांस किसी को भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे जिया फान की लाइंस दोहराते हुए कहती है अगर इंसान अपने फखर को खत्म करने के काबिल होता तो वो बहुत पहले ही दुनिया को फतह कर चुका होता। फान उसको घूरते हुए दिल में कहता है कॉपी कैट। इसके अगले सीन में फान का मैनेजर उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा ली है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं कर सकता हूँ। फान कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लव स्टोरी लिखूंगा। ये बात सुनते ही मैनेजर तो बहुत ही खुश हो गया था। फान मास्क लगाते हुए अपने मैनेजर से पूछता है क्या मैं मास्क में ज्यादा क्यूट लगता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली जिया को अपने पास बुलाता है, जिनके पास फान भी बैठा हुआ था। वो बताता है कि मिस्टर फान को लव स्टोरी नॉवल के लिए एक राइटिंग असिस्टेंट चाहिए, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प चाहता है। लव स्टोरी सुनते ही जिया रिफ्यूज कर देती है, जिसपे फान कहता है तो ठीक है मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा तुम्हारे कल रात के तशद्दुद की रिपोर्ट करवाने के लिए। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 घंटे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। जिया नर्वस होकर डॉक्यूमेंट ओपन करती है जिसमें लिखा होता है कि ऑथर की सैलरी का 20% उसको दिया जाएगा। उसके फेस पे स्माइल आती है और वो एक्साइटमेंट में पूछती है तुम्हारी सैलरी क्या है, जिसपे वो कहता है काउंटलेस। ये सुनकर मिस जिया ने खुशी से उसका असिस्टेंट बनने के लिए सिग्नेचर कर दिया था। इसके बाद फान अपना नॉवल लिख रहा था और इसके साथ साथ वो अपनी असिस्टेंट यानी कि मिस जिया को भी टॉर्चर करता है। कभी कॉफी मांगता है तो कभी पानी और कभी उसको हवा देने का बोलता है। मिस जिया को भी मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर जिनो पर आता है जो जिया से कहती है कि मैं सिटी डांस ट्रूप में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी वीडियो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को मेल करोगी प्लीज। जिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि जिनो की डांस स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसने मेल कर दिया था। अगले सीन में हम जिया को फान के रूम में देखते हैं जो जान चुकी थी कि फान सिर्फ उसको टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन इस बार वो प्रिपेयर थी। फान की जरूरत के सारे काम उसने पहले ही कर दिए थे। मिस जिया आज अपने नए एनवायरनमेंट की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन फिर फोन में शीनो की चैटिंग देखने की वजह से वो फिर से उदास हो जाती है। वो उसको डिलीट करना चाहती है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही उसको मिस्टर ली की कॉल आती है जो कि पूछता है कि हम मिस्टर यान के पास जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना पसंद करोगी।
जिया बहुत टायर्ड थी लेकिन वो फिर भी उनके साथ जाने को हाँ बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इस जिया को मिस्टर ली के साथ खूबसूरत खेतों में देखते हैं। वो पूछती है कि आप यहाँ कब से और क्यों रह रहे हैं, जिसपे वो बताता है कि मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से यहाँ पर रह रहा हूँ। दूसरी तरफ जीनो इन लोगों के पास भागते हुए आती है और कहती है कितना अच्छा मौसम है, मैं आप लोगों को डांस करके दिखाती हूँ। मिस्टर ली जान छुड़ाने के लिए कहता है मुझे मिस्टर यान से बहुत जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जिया भी कहती है ओ माय गॉश मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब, मेरी आंखों के आगे इतना अंधेरा क्यों है। जीनो समझ गई थी कि वो मेरा डांस नहीं देखना चाहती और भागते हुए मिस्टर फान के पास जाती है। फान भी उसका डांस देखने के लिए मना करता है लेकिन वो जबरदस्ती उनको डांस करके दिखा रही थी। मिस्टर ली और फान उसका फनी डांस देखकर बहुत हंस रहे थे। मिस जिया भी उनको देख रही थी। मिस जीनो ने अब ये न्यू इन्वायरमेंट एक्सेप्ट कर ही लिया था और जीनो की दी हुई रिंग उतार के अपने पॉकेट में डाल लेती है। अब वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इसके साथ ही फान भाग के उसकी तरफ आता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यहाँ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फान के पूछने पे जिया चौंक जाती है और कहती है मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मुझे बताओ मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगी। फान फिर से कहता है कि मैं बस पूछना चाह रहा था क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिया उसकी बात काटते हुए कहती है भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं, मैं जेल जाना पसंद करूंगी। अगर मुझसे सच में ही कोई गलती हुई है तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अब फान कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस अपने नॉवल के लिए कन्फेशन सीन लिख रहा था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली पर आता है जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा मसरूफ था। मिस जिया भी वहीं बैठे उसको ऑब्जर्व कर रही थी और बार बार पूछती है क्या आप ठीक है, क्योंकि मिस्टर ली फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत टायर्ड लग रहा था लेकिन वो फिर भी कहता है मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही दूसरी तरफ से फान आता है। मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ के अपने फोरहेड पे रखते हुए कहता है क्या मुझे टेम्परेचर हो रहा है, जिसपे वो कहता है कि हर किसी की बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें टेम्परेचर हो रहा है। जिया जल्दी से उठकर उनके पास जाती है। मिस्टर ली और फान के फोरहेड पे अपना हाथ रख के उनका टेम्परेचर चेक कर रही थी और साथ ही कहती है मिस्टर ली यू आर बर्निंग, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो कहता है नहीं, बहुत सारा काम है, मैं आराम नहीं कर सकता इस वक्त। जिसपे जिया कहती है कि आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं संभाल लूंगी और अगर मैं नहीं कर सकी तो मिस्टर फान मेरे पास है ना। दूसरी तरफ मिस्टर ली गिरकर बेहोश हो गए थे। अब मिस्टर फान और जिया को ही मिस्टर ली की जगह सर्विस कॉल्स लेनी पड़ रही थी। एक एरोगेंट कस्टमर टैब खराब होने की कंप्लेन करता है और इसके साथ साथ वो मिस जिया को बातें सुना रहा था। मिस्टर फान से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो कॉल लेते हुए कहता है मैं आपका टैब खुद ठीक कर दूंगा और अगर वो फिर भी काम ना करे तो आप सर्विस के लिए पे मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जिया वाटर टैप रिपेयर कर रही थी। मिस्टर फान खड़ा उसको देख रहा था। मिस जिया उसको गुस्से से कहती है तुमने तो कहा था कि टैप तुम रिपेयर करोगे, जिसपे वो कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वो कहती है सिर्फ राइटिंग असिस्टेंट, जिसपे फान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फिर से दिखाना पड़ेगा। जिया उसके ऊपर वाटर होस के थ्रू पानी फेंकती है। फान पीछे हटते हुए कहता है ये क्या कर रही हो तुम। जिया सॉरी करते हुए उसके ऊपर और ज्यादा पानी गिराने लगी थी। फान इधर उधर उछलकर पानी से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन जिया बाज नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम जिया को मिस्टर ली के लिए सूप बनाते देखते हैं। फान भी वही बैठा मिस जिया से सूप की रेसिपी पूछता है, जिसपे जिया कहती है इसकी रेसिपी तो बहुत इजी है, अगर तुम्हें अभी तक सूप बनाना नहीं आया तो फिर तुम जिंदा कैसे रहे। वो कहता है कि मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि टेडी बेयर ने पाला था। जिया नॉर्मल वे में कहती है खैर मुझे तुम्हारे ऐसे बेतुका मजाक की आदत हो चुकी है, मैंने सूप बना लिया है, तुम प्लीज मिस्टर ली को सर्व कर देना और साथ ही इसमें कुछ विटामिन भी मिक्स कर देना क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उनको विटामिन की सख्त जरूरत है। मुझे मिस्टर ली की रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फान विटामिन मिक्स करने के लिए वेजिटेबल्स को देखता है। फिर अगले सीन में फान मिस्टर ली को सूप सर्व करता है। वो एक सिप लेते ही कहता है यह तुमने इसमें क्या मिलाया है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। फान बताता है कि मैंने इसमें लेमन मिक्स किया था जिसमें विटामिन सी, विटामिन BA, विटामिन B2, पोटाशियम और लो क्वालिटी ऑफ सोडियम भी मौजूद है जो कि इंसान की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। मिस्टर ली उसके आंखों में देखते हुए कहता है मुझसे प्रॉमिस करो तुम आइंदा कभी किचन नहीं जाओगे। इसके साथ ही मिस्टर ली फान से उसके नोवेल प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा था, जिसपे वो जवाब देता है कि अभी तक की प्रोग्रेस तो 0 है क्योंकि मेरा मैनेजर कहता है कि मुझ में रोमांटिक एक्सप्रेशंस ही नहीं। मैंने ट्राई किया था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर ली चौंक के पूछता है अच्छा कौन है वो लड़की। वो कहता है कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मिस्टर ली कहता है मैं समझ गया हूँ लेकिन तुम्हें इजहार करने से पहले उसको अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाना चाहिए था, पर तुम तो अभी तक खुद ही कंफ्यूज लग रहे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो।
पहले ये तो फिगर आउट कर लो, उसके बाद उस पे फोकस करना। नेक्स्ट सीन में हम इस जिया को एक हैवी कॉटन लाते हुए देखते हैं। फान उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसको जाने के लिए रास्ता नहीं देता, इसलिए मिस जिया वो हैवी कॉटन उसके हाथ में पकड़ा देती है। इसके साथ ही हम एक छोटा बच्चा आता हुआ देखते हैं जो डैडा कहकर मिस्टर ली को पुकार रहा था। वो मिस जिया से पूछता है कि आपने डैडा को देखा है। मिस जिया हैरानी से पूछती है कि डैडा कौन है, मुझे तो नहीं पता। जिसपे वो कह रहा था कि मिस्टर ली ही मेरा डैडा है, क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ है, और भागते हुए रूम में चला जाता है। जिया हैरान होकर फान से पूछ रही थी डैडा का क्या मतलब होता है, जिसपे वो कहता है कि इनके डायलेक्ट में डैडा फादर को कहते हैं। जिया खुद से कहती है मिस्टर ली का बच्चा भी है, उसने तो कभी नहीं बताया। इसके अगले सीन में हम उस छोटे बच्चे को मिस्टर ली के रूम में देखते हैं। मिस्टर ली जिया को बता रहा था कि ये हमारे विलेज शेफ का ग्रैंड चाइल्ड है, वो कुछ दिनों के लिए सिटी गए हैं। इसके पेरेंट्स भी इसके साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी। इसके ग्रैंडपा ने मुझे इसका ध्यान रखने को बोला था। जैक बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है। जिया उस बच्चे की तरफ देखते हुए कह रही थी जैक तो कोई निक नेम है, तुम्हारा रियल नेम क्या है। दूसरी तरफ से मिस्टर फान हंसते हुए कहता है मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा नाम कोई बैटी या नोटी होगा। जैक कहता है मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। फिर हम फान को नॉवल लिखते हुए देखते हैं, लेकिन जिया और जैक की बातों से वो डिस्टर्ब हो रहा था। जिया जैक को नहलाना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी हाल में बात नहीं लेना चाहता। फान उठ के उनके पास आता है और कहता है कि अगर वो बात नहीं लेना चाहता तो उसको छोड़ दो, वो खुद ही स्मेली लगेगा, कोई उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करेगा। दोस्तों जैक काफी जिद्दी बच्चा है। खाना खाते समय भी वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बर्गर चाहिए। मिस जिया कहती है अभी के लिए तुम ये खाना खा लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बर्गर ले आऊंगी। इसके साथ ही फान कहता है कि बर्गर यहाँ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलता है, प्रॉमिस भी वो करो जो तुम पूरा कर सको। दूसरी तरफ जीनो की एंट्री होती है। वो जिया को कहती है कि मैं झील के पास जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी। जिया कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। फिर हम उन दोनों को झील के पास बैठे देखते हैं। जीनो कहती है कि मेरे पास 2 गुड न्यूज हैं। जिया एक्साइटेड होकर बोलती है जल्दी से बताओ, जिसपे जीनो बताती है कि एक गुड न्यूज तो ये है कि कुछ ही दिनों में मेरे ग्रैंडफादर का जन्मदिन आने वाला है, जिसको हम हर साल ही बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और सभी विलेजर्स को भी इन्वाइट करते हैं, इसलिए इस बार तुम्हें भी आना पड़ेगा। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि मेरा सिटी डांस ट्रूप में सिलेक्शन हो गया है। मिस जिया तो खुशी से उछल पड़ी। जीनो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर वो दोनों ही खुशी से जंपिंग करने लगी। सीन शिफ्ट होकर मिस्टर फान और जैक पर आता है, जो कि अपनी बचकाना हरकतों से मिस्टर फान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। फान थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाता है और वापस आकर देखता है तो जैक के साथ साथ उसका पेन और पेपर भी गायब था। फान भी उसके पीछे भागने लगा और उसको रुकने के लिए कह रहा था। जैक भागते भागते मिस जिया के पास पहुँच गया था और कहता है कि मैं ये पेपर नहीं दूंगा क्योंकि ये अब मेरा है। फान जिया को कहता है कि मैंने उस पेपर पे अपने नॉवल के लिए कैरेक्टर चार्ट बनाया था, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक को डराने के लिए कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे कोर्ट के थ्रू ले लूंगा। जिया जैक को कह रही थी चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाने के लिए लेके जाती हूँ, और फान के पास जाके कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। इस पे वो कहता है कि तुम सब ठीक करने के लिए इसकी सारी डिमांड्स पूरी करोगी, फिर तो तुमने पाल लिए बच्चे। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। जैक जिया से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरा पेपर फान को नहीं दोगी, फिर ही मैं वो आपके हैंड ओवर करूंगा। जिया प्रॉमिस करती है और देखती है कि पेपर पे उसने अपने मामा बाबा के लिए लेटर लिखा था। जिया कहती है तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये लेटर तुम्हारे मामा बाबा को पोस्ट कर दूंगी, लेकिन इससे पहले हम ये लेटर अपने पेपर पे लिखेंगे और मिस्टर फान को उसका पेपर वापस कर देंगे। फिर हम उनको लेटर दूसरे पेपर पर लिखते देखते हैं। जैक मिस जिया का शुक्रिया अदा करता है और कहता है यू आर वेरी काइंड। दूसरी तरफ फान कहता है कि मेरा कम्प्लीमेंट कहाँ है, जिसपे वो कहता है कि आपका पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ ही वो एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। मिस जिया उन दोनों को देखकर हंस रही थी। इसके साथ ही साथ वो ये मोमेंट अपनी डायरी में भी लिख रही थी। इसके बाद वाले सीन में जैक उन दोनों को अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ बेड पर लेटो, जिस तरह मेरे मम्मी और डैडी मेरे साथ लेटा करते थे। उसका दिल रखने के लिए दोनों मान जाते हैं और फिर उसके साथ बेड पर लेट गए थे। सुबह होते ही वो देखते हैं कि जैक वहाँ से गायब है। जिया जल्दी से फान को जगाती है और फान देखता है कि उसका वॉलेट भी वहाँ से गायब था। फिर वो दोनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिया फान को स्कूटी पर बिठाकर बस स्टेशन लेकर जा रही थी और बताती है कि कुछ विलेजर्स ने जैक को बस स्टेशन जाते देखा था। वो दोनों ही बस स्टेशन में जैक को ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे एक नरेटेड वॉइस हम सुनते हैं। जैक हर समर में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए सिटी जाता है और वापस आने से पहले उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारे स्नैक्स खरीद कर देते हैं, लेकिन वो इसको कभी नहीं खाता और इनको अपने मामा बाबा की तरह प्रिटेंड करता है। ये जो अडल्ट साइज टी शर्ट उसने पहनी हुई है ये इसके बाबा की है, जिसको वो कभी वॉश नहीं करता, क्योंकि अगर वो इस टी शर्ट को वॉश करेगा तो ये इसके बाबा की तरह स्मेल नहीं करेगी। नारेटेड वॉइस खत्म होती है और वो दोनों जैक को ढूंढ ही लेते हैं।
जैक फान को उसका वॉलेट वापस करते हुए कहता है कि मैं आपका आईडी यूज करके यहाँ से टिकट लेना चाह रहा था, और साथ ही सॉरी भी करता है। मिस जिया उसको वापस जाने का कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। फिर मिस्टर फान उसको हंसाने के लिए और राजी करने के लिए एक टेडी बियर का कस्टम पहनता है और सिली एक्ट्स करके वो जैक को हंसा रहा था। जैक इंजॉय करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर फान हो, ये कस्टम बहुत हॉट है, आप इसको उतार दो। इसके साथ ही वो अपने मामा बाबा के दिए हुए स्नैक्स में से उन दोनों को भी खिला रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर ली इन तीनों के लिए सूप बनाकर लाया था। सब कुछ मैनेज करने के लिए वो मिस जिया का शुक्रिया अदा करता है। जिया कहती है बाकी तो सब आसान था, लेकिन एक बच्चे का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर वो सब सूप को एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड स्टार्ट होता है एक नैरेटिव वॉइस से। कुछ लोग मिरर में अपनी खूबसूरती देखते हैं, जबकि कुछ लोग अपने नीट फेसेस, और किसी को तो परवाह ही नहीं होती कि वो शीशे में दिखते कैसे हैं। तो कुछ लोग मिरर में भी अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, अपना कैरेक्टर, अपना हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि अपना चलना फिरना भी। नैरेटेड वॉइस खत्म होती है और हम देखते हैं कि मिस जिया को शीनो की कॉल आई थी। मिस जिया बहुत नर्वस फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो शीनो की कॉल अटेंड करती है। शीनो ग्रीटिंग्स करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक मैसेज किया है, वो प्लीज सीन कर लेना। मैं ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझती हो और तुम मुझे मना बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस पे जिया को लगता है कि शायद वो मुझसे पैसे मांगना चाह रहा है। जिया कहती है कि मैं इन दिनों फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। इसके साथ ही उसने कॉल कट कर दिया था। जिया के कॉल काटते ही जीनो फिर से कॉल कर देता है और जिया को बातें सुनाने लगा। मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख ही लिया। मुझे कुछ ही दिनों में चाहिए और डिलीवरी के चार्जेस भी तुम खुद ही पे करोगी, समझ गई हो ना तुम। इसके साथ ही वो कॉल काट देता है। जिया उसका मैसेज चेक करती है जिसमें उसने अपनी दी हुई रिंग वापस मांगी थी। जिया फिर से शर्मिंदा होकर खुद से कहती है तो वो सिर्फ अपनी रिंग वापस मांग रहा था, वो मुझसे पैसों की डिमांड नहीं कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ शीनो की शादी का सुनकर वो बहुत उदास भी हो गई है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर फान और उसके मैनेजर पे आता है। जिया भी वहीं खड़ी थी। मैनेजर कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने ये स्टोरी किसी वजह से ही लिखी होगी, लेकिन लोग ऐसी लव स्टोरी से अट्रैक्ट नहीं होते जिसकी एंडिंग अच्छी ना हो और जिसमें लवर्स का मिलन ही ना हो सके, वो हैप्पीली एक साथ ही ना रहे, तो लोग इससे कैसे अट्रैक्ट होंगे। अगर हम इस स्टोरी से हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल निकाल देंगे तो ये नॉवल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी एक्स गर्लफ्रेंड का रोल इतना मैटर नहीं करता, उसकी असली हीरोइन तो कोई और ही है ना। जिया खामोश खड़े ये सब सुन रही थी, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकी। इमोशनल होकर वो एक ही सांस में बोलने लगी, वो भी तो एक ह्यूमन है। उन दोनों ने एक साथ डेट्स की, चाहे वो अब एक साथ नहीं रहते, लेकिन वो लड़की कभी न कभी उसकी लाइफ का पार्ट तो रही थी। उस लड़की की फीलिंग्स तो रियल थी और किसने उस लड़के को एक अच्छा इंसान बनाया, उसके साथ मूवीज देखी, उसके लिए गिफ्ट खरीदे, एक साथ लंच किया, उसके लिए आंसू बहाए, और आप कह रहे हैं कि उसका रोल मैटर नहीं करता? क्या वो एक नेम भी डिजर्व नहीं करती इस नॉवल में? क्यों? ये सब कहते हुए मिस जिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। फान भी उसको देख रहा था और वो समझ चुका था कि मिस जिया बहुत इमोशनल हो गई है। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, फान ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। जिया फान को सॉरी कहती है, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ, आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। फान मिस जिया की मेंटली कैफियत समझ गया था, लेकिन वो फिर भी कहता है तुम बिल्कुल नॉनसेंस बोली जा रही थी। एक्स तो एक्स ही होती है और एक्स की क्या वैल्यू भला। मिस जिया के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे और उठ के वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी डायरी वहीं छोड़ जाती है जिसपे फान की नजर पड़ी। जिया मिस्टर ली के पास आती है जो कि किचन में वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था। इसके साथ ही वो जिया से पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए था, लेकिन जिया को तो जैसे चुप ही लग गई थी, वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर ली भी उसके लिए परेशान हो गया था और फिर से पूछने लगा क्या आपको कुछ चाहिए, मैं कुछ बना दूं आपके लिए। अब जिया का ध्यान मिस्टर ली की तरफ होता है और वो कहती है नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आई हूँ, ये वेजिटेबल्स आप मुझे दे दे, मैं चॉप कर दूंगी। मिस्टर ली देना तो नहीं चाहता, लेकिन वो जबरदस्ती ले लेती है। फिर बेदहानी में उसको पता ही नहीं चलता और वो अपनी फिंगर काट देती है। मिस्टर ली ने जैसे ही देखा उसकी तरफ भाग कर एकदम से उससे छुरी ले ली थी और बगैर कुछ कहे सुने उसको क्लिनिक के लिए लेकर जाता है। मिस जिया रास्ते में भी चुप ही बैठी थी। मिस्टर ली उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम इतनी चुप क्यों हो, लेकिन मिस जिया इसका भी कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर ली जानता था कि कुछ न कुछ तो हुआ है, लेकिन मिस जिया मुझे बताना नहीं चाह रही, इसलिए वो कहने लगा अच्छा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जहाँ पे मैं कहानी एंड करूंगा तुम वहीं से कहानी को कंटिन्यू करोगी।
मिस जिया ने भी सर हिलाकर हाँ कह दिया था। मिस्टर ली कहानी स्टार्ट करते हुए बताता है, बहुत अरसा पहले एक फार्मर अपनी कार ड्राइव कर रहा था। अचानक से कार के सामने एक छोटी बच्ची आ गई जो कि काफी इंजर्ड हो गई थी। फार्मर जल्दी से उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पे वो रिपीटेडली एक ही बात कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फार्मर फिर से कहता है, तुम्हारे फेस से ऐसे लग रहा है जैसे तुम हंस रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों से अभी भी आंसू नहीं रुक रहे। मिस जिया, मैंने कहानी का इंट्रोडक्शन करवा दिया है, अब इसको आप कंटिन्यू करेंगी। जिया कुछ देर के लिए खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर वो बताती है, उस लिटिल गर्ल की एंगेजमेंट एक बड़े से महल में एक प्रिंस के साथ हुई थी, लेकिन एक दिन वो नींद से उठती है और मिरर में खुद को देखती है तो उसको ये रियलाइज होता है कि उसको तो बेवकूफ बनाया गया है। प्रिंस ने उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी और उसको महल से निकाल दिया था, लेकिन महल से निकलते वक्त उसको ये रियलाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि उसने अभी भी एंगेजमेंट की रिंग पहनी हुई है। बाद में प्रिंस को उसकी रियल प्रिंसेस मिल ही गई है, लेकिन वो अभी भी एंगेजमेंट फंक्शन प्रोसीड नहीं कर पाते क्योंकि एंगेजमेंट रिंग तो अभी भी जिया के पास है। जिया का नाम सुनकर मिस्टर ली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो अब सब कुछ समझ चुका था। सीन शिफ्ट होकर मिस्टर फान पर आता है जो कि मिस जिया की डायरी को ओपन करके पढ़ रहा था। मिस जिया ने वो सारे ही कम्प्लीमेंट्स अपने डायरी में नोट किए थे जो उसको अपनी लाइफ में रिसीव हुए थे, चाहे वो उसकी टीचर से या फिर उसकी मॉम से या उसकी फ्रेंड्स से। फान ये कम्प्लीमेंट्स पढ़ते हुए स्माइल करता है और कहता है, हाउ हम्बल शी इज। इसके दूसरे तरफ ही मिस्टर ली जिया का मूड अच्छा करने के लिए कहता है, तुम्हें टोमेटोज विद एग्स बहुत पसंद है ना? मैंने अपने फार्म प्लॉट में बहुत सारे टोमेटोज प्लांट किए थे और मैं कल ही वहाँ से ले आऊंगा। जिया पूछती है, आपका फार्म प्लॉट कहाँ पर है? इसके साथ ही हम इस जिया को रात के अंधेरे में टोमेटोज लाते हुए देखते हैं। सुबह होने तक वो सारे टोमेटोज ला चुकी थी और थकन के मारे वो चेयर पे ही सो गई थी। फान आकर हैरानी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर ली उसको चुप करवाते हुए कहता है, ये सारे टोमेटोज रात को मिस जिया लेकर आई थी, तुम आहिस्ता बोलो कहीं वो जाग ना जाए। इसके साथ ही फान वहीं पर बैठकर मिस जिया को अपने हैंड फैन से हवा देने लगा और उसके साथ गुजारे हुए पिछले लम्हों को सोचकर मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर ली उसकी तरफ देखता है वो खुद को हवा देने लगा। इससे ही हमें मालूम होता है कि फान मिस जिया के लिए फील करने लगा है। इसके साथ ही मिस्टर ली पूछता है, क्या तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल गया है जो मैंने तुमसे पूछा था? फान कहता है, कौन सा सवाल? जिसपे मिस्टर ली उसको याद दिलाते हुए कहता है कि तुम जिस लड़की को चाहते हो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? नहीं, ये भी नहीं। एक्चुअल सवाल तो ये था कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम उसको पसंद करते भी हो या नहीं? फान कहता है, मैं यही तो नहीं समझ पा रहा कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। मिस्टर ली उसको समझाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं तो इसका मतलब है कि तुम उसको चाहने लगे हो। अगर तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब कि तुम भी उसको नहीं चाहते। जिस पे फान कहता है, दैट्स मेक अ सेंस, और मिस जिया को हैंड फैन से हवा देने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर ली हैवी कॉटन उठाकर लेकर आ रहा था। हाथ पे चोट लगने के बावजूद भी जिया मिस्टर ली से हेल्प करने को पूछती है और उसके साथ हैवी कॉटन उठवाती है। फान भी वही बैठा उसको ऑब्जर्व कर रहा था और आवाज देते हुए कहता है, दैट्स डिस्गस्टिंग। जिया उसकी तरफ देख के, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो शरारती स्माइल के साथ कहता है, जब किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं होती तुम तब भी उनकी मदद करती हो ताकि तुम तारीफें समेट सको, क्या ये डिस्गस्टिंग नहीं है? जिया काफी नर्वस लग रही थी और वो फान को सॉरी करती है, लेकिन फान फिर से कहता है, उफ कितनी मुनाफिक हो तुम। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फान उसको ऐसा क्यों बोल रहा है। काफी हैरानी के साथ वो फान को देखती है और फिर से पूछती है, क्या तुम मुझे मुनाफिक कह रहे हो? इस पे फान कहता है, तुम जब भी कुछ गलत करती हो जल्दी से अपॉलॉजी करके उसको ब्रश करने की कोशिश करती हो, हमेशा ही हमदर्दी समेटना चाहती हो, फिर तुम मुनाफिक ही हुई ना। बल्कि तुम तो मुझे एक नॉर्मल इंसान भी नहीं लगती जो सोसाइटी में सरवाइव कर सके। तुम्हें अगर मैं साइकोपैथ बोलूं तो ये बिल्कुल सूटेबल रहेगा। फान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि वो जिया को गुस्सा दिला सके। अब मिस जिया को तो काफी गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में फान को शट अप कहती है और उसके करीब जाकर बोलने लगी, मिस्टर फान, क्या तुम खुद को एक अच्छा इंसान समझते हो? कब से बगैर किसी वजह के तुम मुझे बातें सुना रहे हो? मुझे असिस्टेंट बना के तुम सिर्फ मुझे टॉर्चर करना चाहते थे। क्या ये मुनाफकत नहीं है तुम्हारी नजर में? तुम मुझे साइकोपैथ कह रहे हो? तुम्हें याद नहीं है कि कैसे तुमने अपना रूम खून से भर दिया था और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम मर गए हो?
तुम एक पागल, फजूल और बदतमीज लड़के हो। अपनी ड्रेसिंग को देखा है तुमने? किसी मॉन्स्टर की तरह लगते हो तुम। किस चीज का गुरूर है तुम्हें जो इतना आसमान में उड़ रहे हो? कभी अपनी नॉवल खुद पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि कितनी बोरिंग होती है। मिस्टर ली भी जिया की ऊंची आवाज सुनकर वहाँ आ गया था। फान के फेस पे वही शरारती स्माइल थी। इसके साथ ही वो कहता है, हाय कितना अच्छा बोलती हो तुम, और वहाँ से चला गया। जिया वहीं खड़े अपने राउंड देखती है। वहाँ सभी बैठे हुए लोग उसको घूर घूर कर देख रहे थे। जिया खुद से धीमी आवाज में कहती है, मैंने ये सब क्या बोल दिया। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस जिया अकेले उदास बैठी थी। फान भी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे मिस्टर ली ने तुमसे सॉरी करने को बोला है। साथ ही उसकी डायरी भी हैंड ओवर करता है। मिस जिया पूछती है, तुमने मुझे वो सब कुछ क्यों कहा था? जिस पे फान कहता है, मैंने क्या कहा और क्यों कहा ये मैटर नहीं करता, और वैसे भी तुम मेरी बातों से एग्री तो नहीं करती थी, इसलिए तुम्हें गुस्सा भी आया। और जब तुम एग्री ही नहीं करती फिर कोई कुछ भी बोले तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस जिया अपने डायरी के पेजेस पढ़ती है और उसको जला देती है, लेकिन वो अब काफी सेटिस्फाइड और खुश लग रही थी। फिर मिस जिया कहती है कि उसको मिस्टर ली के साथ कुछ पोस्ट करने के लिए टाउन जाना है। मिस जिया गाड़ी में बैठी मिस्टर ली का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से फान आता है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। जिया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ली कहाँ है? फान बोला, मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं उनके पूछे गए सवाल का जवाब ढूंढ के रहूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं ही जाऊंगा। तुम अब मजीद सवाल करना बंद करो और मेरे साथ सीट चेंज करो, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती। रास्ते में फान फ्रैंकली कहता है, मुझे मिस्टर ली ने बताया कि तुम रिंग पोस्ट करने जा रही हो, क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया था? जिया उसको देखे बगैर कहती है, नहीं, मुझे उसकी मॉम ने रिंग दी थी क्योंकि उनको लगता था कि हम शादी करने वाले हैं। टाउन पहुंचते ही फान कहने लगा, मुझे अपना पार्सल दो, मैं पोस्ट करता हूँ। आखिर तुम मेरी असिस्टेंट हो, मुझे तुम्हारी इतनी केयर तो करनी ही चाहिए। मिस जिया से रिंग लेता है और इसको एक गिफ्ट भी प्रेजेंट करता है। इसके साथ ही वो गाड़ी से उतर जाता है। मिस जिया इसको पीछे से आवाज देते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक करना बंद कर सकते हो? फान हंसते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टूपिड गर्ल। इसके बाद फान पोस्टमैन को रिंग पोस्ट करने के लिए दे रहा था। रिंग के साथ साथ वो एक यूएसबी ड्राइव भी पोस्ट करने को कहता है और स्माइली फेस से वो कहने लगा, आखिर उसको वेडिंग विशेस तो मिलनी ही चाहिए। सीन शिफ्ट होकर मिस जिया पे आता है जो कि फान का दिया हुआ गिफ्ट ओपन कर रही थी, जो कि एक बुक थी। जिया उसका फर्स्ट पेज पढ़ती है जिसपे लिखा था, इम्परफेक्शन मेक्स यूर लाइफ परफेक्ट। ये पढ़ते ही जिया के फेस पे स्माइल आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्सल शीनो तक पहुंच गया था। वो डिलीवरी चार्जेस पे करता है और इसके साथ ही यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी में कनेक्ट करता है। उसमें पहले तो वेडिंग विशेस लिखा आता है और फिर मिस जिया की वो बातें जो उसने फान को बोली थी, तुम एक पागल, फजूल और बदतमीज लड़के हो, और वो सब कुछ जो मिस जिया ने फान को बोला था। मिस्टर फान ने ये सारी बातें बहुत चालाकी से रिकॉर्ड कर ली थी। तो दोस्तों, आप लोग मिस्टर फान का मकसद तो समझ ही गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।